हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। इससे पहले मैं 4 वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें मैंने दोनों ही बुक के एमसीक्यू और दोनों ही बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज वाली जो वीडियो है यानी कि इस वाली वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है आपकी फर्स्ट पार्ट जो है इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब एनी 4 कंसिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी, यानी कि शॉक थेरेपी के जो भी 4 प्रभाव थे हमें वो बताने हैं। अब देखिए, जो शॉक थेरेपी था आपका वो रशिया में लाया गया था 1990 के दौरान, और उसकी वजह से रशिया में कौन कौन से प्रभाव देखने को मिले हमें वो बताने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री थी उन सभी को प्राइवेटाइज किया गया, और प्राइवेटाइज करने के कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी शटडाउन हो जाती है, यानी कि वो बंद हो जाती है। ठीक है। तीसरा ये होता है कि वहाँ की जो मुद्रा थी जिसका नाम रूबल था, यानी कि रूस की मुद्रा का नाम क्या था, रूबल, उसकी भी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है। वहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और जितनी भी सोशल वेलफेयर वाली चीज़ें चल रही होती हैं वो एक तरीके से उनको सरकार को बंद करना पड़ता है, क्योंकि उतना सारा पैसा वहाँ पर बचता नहीं है, और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट 3 वेज डिड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अफेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि सोवियत संघ के पतन से विश्व राजनीति पर 3 प्रभाव क्या पड़े हमें ये बताना है। तो 3 प्रभाव पूछ रहा है, मैं आपको 6 प्रभाव बताऊंगा कि जो सोवियत यूनियन है जब उसका कोलैप्स हुआ तो पूरे की पूरी दुनिया पे बेसिकली क्या प्रभाव देखने को मिला। तो पहला प्रभाव तो ये देखने को मिला कि जो भी कोल्ड वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई। दूसरा ये हुआ कि जो ग्लोबल पावर, पहले 2 बड़ी बड़ी पावर थी यूएसएसआर और यूएसए, अब सिर्फ एक बच गई। तीसरा ये हुआ कि जो आईएमएफ था और जो वर्ल्ड बैंक था इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाने लग गया, और ये जो थी वो दूसरे देशों को एक तरीके से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने लग गई, और जो सोवियत स्टेट वाले जो भी देश थे जिनको मिलाकर के सोवियत संघ को बनाया गया था उनको भी फाइनेंशियल एड जो था वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ही दिया। इसके साथ में ही सोवियत संघ के विघटन के साथ यानी कोलैप्स के साथ ही क्या होता है कि जो भी सोवियत संघ में जो देश जुड़े हुए थे वो सब भी बाहर निकलते हैं और अपना एक अलग वो राष्ट्र बनाते हैं, यानी कि न्यू इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वो बाहर है। साथ में जितनी भी यहाँ से कंट्री निकली उन्होंने या तो नाटो को ज्वाइन किया या तो ईयू को ज्वाइन किया, और इस तरीके से समझिए कि नाटो में भी कुछ देश जुड़े और ईयू में भी बहुत सारे देश जुड़े जो पहले किसके साथ थे, जो पहले सोवियत यूनियन के साथ थे। और साथ में यूएस की हेगेमनी देखने को मिली, जो कैपिटलिज्म था उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे देशों में कैपिटलिज्म की मतलब जीत देखी गई, और बहुत सारे देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया, क्योंकि जो इकोनॉमी सोवियत यूनियन ने रखी थी उससे उसका देश तो आगे बढ़ा नहीं, इसीलिए कैपिटलिज्म जो था आपका वो जीत गया। यहाँ पर ये इसमें दर्शाया गया। तो यही आपका सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने का क्या है, आपका तरीके से कंसिक्वेंस है बेसिकली, मतलब जो भी परिणाम देखने को मिले हम वो इसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 1962। तो 1947 से लेकर के 62 तक का जो समय था वो हमें बताना है कि चाइना के साथ भारत के संबंध कैसे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली रिलेशन की। तो शुरुआत में क्या था कि भारत सबसे पहला देश था जिसने एक तरीके से चाइना को एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। साथ में 1954 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ 5 अलग अलग सिद्धांतों पर, ताकि दोनों देशों के बीच में जो भी रिश्ते हैं वो बढ़िया हो सके। तो ये तो हो गए आपके मित्रतापूर्ण संबंध या फिर फ्रेंडली रिलेशन। अब हम बात करते हैं संघर्ष वाले। संघर्ष वाले क्या हुआ कि जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और इसमें इंडिया एंटर हुआ एक तरीके से कि भाई आप गलत करो, तो इसकी वजह से थोड़े से रिश्ते खराब हुए। साथ में जो वहाँ के दलाई लामा थे, कौन, तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, उनको इंडिया ने एक तरीके से सपोर्ट कर दिया, इसकी वजह से रिश्ते इनके खराब होने लगे। और फाइनली जो इलाका आप देखते हैं अक्साई चीन वाला और नेफा वाला, जो आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश है, अक्साई चीन लद्दाख वाला कुछ रीजन है, इन सभी रीजन्स पर क्या हुआ कि चीन ने एक तरीके से अपना दावा ठोका कि भाई ये जो इलाके हैं वो हमारे हैं। और बाद में करते ही करते इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हुई। इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारा, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए और बहुत सारी हम जमीनें हमने खो दी। तो यही दोनों देशों के बीच में 47 से लेकर के 62 तक के बीच का संबंध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द यूरो पोज अ डेंजर टू द यूएस डॉलर। तो हमें बताना है कि जो यूरो है अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है, ये बताना है क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आप यूरो को देखें तो यूरो जो आपका है वो एक ऐसी करेंसी है जो पूरे के पूरे यूरोप में चलती है, और यूरोप जो आप देखते हैं उस यूरोप का अपना एक संगठन, इसका नाम है ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन। और जो अमेरिका है आपका, उससे बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि इसके अंदर यूरोप के सभी देश हैं, और वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है भाई, यूरो चलती है। तो नॉर्मल सी बात है, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा वहाँ पर
देखा जा रहा है। साथ में ईयू का जो शेयर है ट्रेड के रूप में देखा जाए तो यूएस से बहुत ही ज़्यादा यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा बताया जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जब वो एक अलग मुद्रा का इस्तेमाल करेगा तो नॉर्मल सी बात है वो डॉलर के लिए खतरा बनेगा। ठीक है, इसके साथ में जो ईयू है वो एशिया, अफ्रीका और जो भी आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ इसके जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताए जाते हैं। और इसकी वजह से भी क्या है कि वहाँ के जो देश है वो किस चीज़ को अपनाएंगे, यूरो को अपनाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो भी ईयू में जुड़ रही है, बेसिकली वो एक तरीके से किसको अडॉप्ट कर रही है, वो यूरो को अडॉप्ट कर रही है। यूरो क्या आपका एक करेंसी, और इस तरीके से क्या है कि डॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है आपका यूरो। ठीक है, यूरो यानी कि जो यूरोप है आपका उसकी अपनी एक मुद्रा। ठीक है, यूरोप का मतलब जो भी उनका संगठन है यूरोपीय यूनियन, उन्होंने अपनी एक जो कहते हैं करेंसी बना रखी है, उसको यूरो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन 2 रीजन फॉर द 1971 स्ट्रगल इन द ईस्ट पाकिस्तान। और अभी के टाइम पर तो ईस्ट पाकिस्तान क्या आपका बांग्लादेश है। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष के हमें 2 कारण बताने हैं। तो देखिए जो बांग्लादेश आप जो हिस्सा देखते हैं उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अब जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें संघर्ष देखने को मिला था 1971 के टाइम पर, जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था। और उस सपोर्ट की वजह से क्या हुआ कि जो भारत आपका है उसने एक देश की सहायता करी और वो एक नया देश बना जिसका नाम क्या बना, बांग्लादेश बना। आखिर वो बना क्यों? तो सबसे पहला कारण क्या था कि इनके ऊपर वेस्ट पाकिस्तान द्वारा भाषा थोपी जा रही थी, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान जो इलाका आप देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बंगाली आइडेंटिटी के हैं। ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली दोनों गवर्नमेंट एक ही थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक ही जगह की सरकार से चलती थी। तो वेस्ट पाकिस्तान के पास पावर ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला भाई कि आप उर्दू नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से बंगाली बोलना पड़ेगा। फिर बंगाली कल्चर को पूरे तरीके से नेगलेक्ट वो करते थे, बंगाली कल्चर को वो खत्म करना चाहते थे और वो उर्दू कल्चर को यहाँ पर लाना चाहते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको ये बात बुरी लगी। लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो लीडर्स वगैरह थे उनको पावर्स नहीं दी गई थी। यहाँ का कल्चर धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था, पूरा का पूरा कल्चर जो था वेस्ट पाकिस्तान का इम्पोज किया जा रहा था। और इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन होता है। और यहाँ का जो आंदोलन होता है वहाँ पे एक नेता होते हैं, बंगबंधु के नाम से उनको कहा जाता है, शेख मुजिबुर रहमान। ठीक है, वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बाद में इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर चलती है बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, और इसमें इंडिया जीत जाता है और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। ठीक है, तो यही था कि पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष क्यों हुआ और उसके एक जो मतलब आउटकम्स आया वो क्या आया कि भाई वो एक नया देश बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन द बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो उतने तरीके से अच्छे तरीके से स्थापित नहीं हो पाती है। तो हमें इसके 2 कारण बताने। तो पहला कारण यही है कि जो वहाँ पर जो भी अरिस्टोक्रेटिक है और जो मिलिट्री हैं, ये दोनों के दोनों जो मतलब बेसिकली अमीर लोग हैं और जो मिलिट्री है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। और ये हमेशा क्या करते हैं कि जो भी चुनी हुई गवर्नमेंट होती है उनके पास वो जाते हैं और उसको हटा देते हैं। मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया कि जो भी मिलिट्री के जो जनरल वगैरह होते हैं, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुना होगा, वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो भी क्या करते हैं, एक चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं। तो ऐसा वहाँ पर बार बार देखा जाता है कि जो भी मिलिट्री है या फिर जो अरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पे चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं। मतलब हटाते कैसे हैं भाई, बंदूक से, तोप से, ये सब लेकर के चले जाते हैं उनके घर पे और उनको हटा देते हैं। दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रहती है कि यहाँ पर जो भी प्रो मिलिट्री ग्रुप है, बेसिकली वो ऐसा कहता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वाली सरकार रहेगी तो यहाँ पर ये होगा कि हमारी जो सुरक्षा है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और इस वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि मिलिट्री, और इसी की वजह से क्या है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकतंत्र जो है आपका लंबे समय तक नहीं रह पाता। और यही इसके 2 कारण है। तीसरा कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पावरफुल बढ़िया या फिर जो पॉपुलर नेता वगैरह हैं वो यहाँ पर उतने नहीं मिलते हैं। यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। हालांकि 2018 से लेकर के अब तक के यानी कि 2025 तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो सरकार है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी वहाँ की एक सरकार में इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उनको हटा दिया, तो ये भी थोड़ा एक गलत हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी वहाँ पर डेमोक्रेसी ही है। ओके, तो आप ये 2 रीज़न बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आखिर लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इंडियाज इंक्लूजन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस पे क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाई डू सम कंट्रीज क्वेश्चन इंडियाज इंक्लूजन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ है, उसमें भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो देश हैं, कुछ देश मान लीजिए, वो इस चीज़ को मना करते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है? पहला तो यही है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसकी वजह से जो बहुत सारे देश हैं उनको इस बात का चिंता रहती है कि भाई ये देश एक ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और शांति की बात करनी है और इसके पास हथियार है, तो इसकी वजह से इसको मना करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इंडिया जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इनकी राइवलरी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए इंडिया को हम परमानेंट मेंबर की सीट दे देते हैं तो जो दूसरे देश हैं वो देश भी क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे कि भाई हमें भी परमानेंट सीट दो, क्योंकि इंडिया से बेहतर भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि जापान आपका देश देखते हैं, वो काफ़ी पावरफुल देश है। साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ब्राज़ील, ये सब ऐसे देश हैं जो कि मतलब एक तरीके से डिमांड कर सकते हैं कि अगर आप इंडिया को दे रहे हो तो हमें भी दे दो। और इस वजह से, हालांकि ये कोई अच्छा रीज़न तो नहीं है कि भाई उसको दे रहे हो तो हमें भी दे दो, फिर भी इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मिंट बाय डिजार्मामेंट। ओके, तो डिजार्मामेंट का मतलब होता है अस्त्र निरस्त्रीकरण या फिर निशस्त्रीकरण भी कहा जा सकता है। तो इसका एक ही अर्थ होता है कि भाई आपको हथियारों का त्याग करना है, आपको हथियार वगैरह नहीं बनाने हैं, या फिर आपको बेसिकली एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर हथियारों की बहुत ज़्यादा कमी हो, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सॉल्व किया जाए, उसके अंदर हम बातचीत के जरिए उसको सॉल्व करें, हम बहुत बड़े बड़े हथियार बिल्कुल भी ना बनाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकना ही एक तरीके से क्या कहलाता है? डिजार्मामेंट कहलाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो देखिए, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी होती है, बेसिकली दोनों की दोनों सिक्योरिटी ही है और हमें दोनों से ही बचने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो ट्रेडिशनल होता है जो शुरू से चलते आ रहे हैं, और जो नॉन ट्रेडिशनल है वो नए समय पे जो भी खतरे हैं उनको कहा जाता है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है इसमें जो कोई भी देश होता है उसको ध्यान देना पड़ता है अपनी मिलिट्री फोर्स पर कि जो भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? भाई मिलिट्री वाला हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है नॉन ट्रेडिशनल, इसमें जो खतरा होता है बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल थ्रेट। बेसिकली जो आपने कोविड वाला समय सुना होगा, जो कोविड-19 जो आया था, वो कौन सा ट्रेडिशनल, वो कौन सी सिक्योरिटी आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में काउंट होगा, क्योंकि वो एक ऐसा खतरा है जो पूरे के पूरे विश्व पर है। और अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल की, तो मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का अगर वॉर चल रहा है तो वो दोनों में क्या हो रहा है? उन दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर लड़ रही है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ट्रेडिशनल में? कि भाई आपके देश की जो संप्रभुता है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो खत्म हो सकती है। मान लीजिए कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है ना, तो वो कौन सा सिक्योरिटी है? आपका ट्रेडिशनल है। तो यहाँ पर यूक्रेन को सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो भी उसकी जमीनें वगैरह है वो जा सकती है, उसकी जो सवर्निटी है, संप्रभुता है, वो छीनी जा सकती है, उसको गुलाम बनाया जा सकता है ना। और अगर मैं नॉन ट्रेडिशनल की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से खतरे आते हैं? भाई जलवायु परिवर्तन हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, आतंकवाद बढ़ गया, या फिर मान लीजिए कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई, तो इसमें ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है, तो इसमें अपने देश को बचाने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो इसमें संपूर्ण मानव को बचाने की यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में अगर हम मिलिट्री के रोल की बात करें तो सबसे पहला उपाय यही है भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके देश के ऊपर हमला हुआ है तो आपको भी अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस वाले में क्या है नॉन ट्रेडिशनल में कि मतलब बहुत ही आखिरी में मिलिट्री का इस्तेमाल होता है। हालांकि मिलिट्री का तो इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, वैक्सीन वगैरह आपने सुनी होगी, दवाइयाँ वगैरह सुनी होगी, इसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हाँ, हालांकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इसमें सबसे पहले अगर आपको बचना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही दोनों देशों के दोनों टाइप्स की सिक्योरिटी के बीच में अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल कॉमन्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि जो ग्लोबल कॉमन्स है वो क्या होते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ओवर देम डिफिकल्ट, यानी कि ग्लोबल कॉमन्स क्या है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कठिन क्यों है। देखिए, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर पूरे के पूरे पृथ्वी के लोगों का मतलब बेसिकली उसके ऊपर क्या है? अधिकार हो। जैसे कि मान लीजिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो ऊपरी वाला हिस्सा आप देखते हैं, उस पर सभी का अधिकार है। जो ओशन फ्लोर होता है, यानी कि जो समुद्र आप देखते हैं, उस समुद्र पर भी सभी का अधिकार बराबर ही बताया जाता है। लेकिन इसको लेकर के भी बहुत सारे जो देश हैं उनके बीच में सहयोग नहीं बन पाता है। तो कारण क्या है भाई इसका? जैसे कि मान लीजिए कि जो ट्रीटियां होती हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी हो गई और मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी ट्रीटी हैं जो सभी देश मिलकर के बोलते तो हैं कि हाँ भाई हम ट्रीटी पर साइन करेंगे और इन सबको बचाएंगे और जो भी समस्या है उनको मिल करके सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको फाइनलाइज होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि कुछ देश अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों पे सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसी है जो कहती है भाई कि हमें सबसे ज़्यादा रिसोर्स मिलना चाहिए, वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं देती है और वो केवल अपना फ़ायदा देखती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों देशों में ये चीज़ देखी जाती है कि भाई जो डेवलप कंट्री है वो जो एटमॉस्फेयर हो गया, ओशन फ्लोर हो गया या फिर मान लीजिए अंतरिक्ष हो गया, इसमें वो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर यूएसए है, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि जो भी ग्लोबल कॉमन्स है उस पर किसी और देश का अधिकार हो, वो चाहेगा भाई कि मेरे पास मिलिट्री की पावर ज़्यादा है तो मैं उसको अपने कब्जे में कर लूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने मैक्सिको की खाड़ी के बारे में सुना होगा जो अमेरिका के पास पड़ती है, उसका उसने नाम चेंज करवा करके वो अमेरिका की उसने खाड़ी करवा दी, है ना। तो वो क्या था, आपका एक ग्लोबल कॉमन्स वाली चीज़ थी, बेसिकली उसने अपने नाम कर ली। तो ऐसा देखा जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि ये जो देश हैं आपस में इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए 3 कदमों का वर्णन करें। बेसिकली हमें ये बताना है कि जो भारत सरकार है वो कैसे पर्यावरण को बचाती है। तो सबसे पहले बचाने का सबसे पहले जो उसने तरीका अपनाया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में इसको पारित किया था, ताकि जो भी हमारे पास वाहन वगैरह हैं उसमें क्लीनर जो फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल हो सके और जो एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बिजली वगैरह को, उसको हम बचाएं। रिन्यूएबल एनर्जी को उसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया बेसिकली, यानी कि ये समझिए आप कि जो भी गाड़ियाँ चलती हैं किसके ज़रिए, सोलर पैनल के ज़रिए या फिर मान लो बैटरी के ज़रिए, उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि पेट्रोल से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो आप इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, साथ में ही सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन के जरिए उसने 11 मिलियन हेक्टेयर की जमीन को एक तरीके से यूज किया किसी के प्रोडक्शन के लिए, भाई बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ 3 तरीके थे जिसके जरिए भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाया। और साथ में ही भारत सरकार लोगों को जागरूक करती रहती कि हमें अपने यहाँ पर पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसके अलावा आप अगर देखते हैं IPL देखते होंगे तो उसमें जो भी डॉट बॉल होती है उतने पेड़ लगाए जाते हैं, पता नहीं 500 पेड़ हैं कि 100 पेड़ हैं, ऐसे कुछ करके हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप देखते हैं ना तो आप ये समझिए कि ये जो सरकार द्वारा इनिशिएटिव जो चलाए जाते हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, तो ये भारत सरकार ने अपनाए थे। ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन, लिस्ट एनी 2 फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन। तो हमें बताना है ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखिए ग्लोबलाइजेशन का साफ साफ मतलब ये होता है फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल अक्रॉस टू दी वर्ल्ड। तो जब भी किसी विचार का, किसी पैसे का, किसी भी क्या कहते हैं उसको, सेवा का या फिर लोग का आना जाना जो भी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, फिर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और जो ग्लोबलाइजेशन जो आपका होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर एस्पेक्ट देखे जाते हैं। यानी कि राजनीतिक रूप देखा जाता है, आर्थिक रूप देखा जाता है और कल्चरल रूप भी देखा जाता है। यानी कि आपके यहाँ पर पैसे भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके देश की सुरक्षा भी होती है और आपके देश में नई नई संस्कृति भी आती है। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। अब बहुत सारे जो देश हैं या फिर कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो अगेंस्ट में रहने का रीज़न क्या है, रीज़न बस यही है कि इसकी वजह से क्या है कि जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए जो अफ्रीका के आप देश देखते हैं, उस अफ्रीका के देशों में क्या है कि बहुत सारी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं और उस देश के जितने भी पैसे वगैरह हैं वो उनको रख लेती है या फिर उस देश की कंपनी को ना चलने देना। जैसे कि मान लीजिए भारत है, इस भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइनीज़ कंपनियाँ चलाती हैं, तो यहाँ की नॉर्मल के जो लोग हैं उनकी कंपनी नहीं चलेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में रहते हैं, किसके, ग्लोबलाइजेशन के। और दूसरा रीज़न ये है कि आज के टाइम पर जो लोगों का कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। यानी कि उनका खुद का जो कल्चर है वो अब रहा नहीं और उसकी जगह पर कौन सा कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया। आप खुद भी देख सकते हैं अपने आप को, अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं बेसिकली, तो ये सब क्या एक वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ें हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाए आपके ऊपर तो आप नॉर्मल सी बात है अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो ट्रेडिशन है उनको भूल जाएंगे और जो भी लोकल आइडेंटिटीज़ है वो खत्म हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका प्रतिरोध करा जाता है, ठीक है। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस इस वाली बुक के और मिलता हूं मैं आपसे अब अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको सेकंड बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताऊंगा। और अगर आपने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लें और साथ में अगर आपने ये वीडियो देख ली और मेरी बात यहाँ तक आप सुन चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।